हाय फोक्स। तो ये वीडियो के अंदर हम दो कंपनीज़ का डिस्कशन करेंगे। दोनों भी जो आपकी कंपनीज़ है ये स्टील पाइप्स बनाने वाली कंपनीज़ है। पहली जो कंपनी है वो आपकी जेटीएल इंडस्ट्रीज़ और दूसरी जो कंपनी जिसका हम डिस्कशन करेंगे वो है एपीएल अपोलो ट्यूब्स। अब एपीएल अपोलो ट्यूब्स के हिसाब से जेटीएल इंडस्ट्री जो है एक बहुत छोटी कंपनी है, मतलब 10 टाइम्स बड़ी कंपनी है एपीएल अपोलो ट्यूब जेटीएल इंडस्ट्रीज से। बट स्टिल जेटीएल इंडस्ट्रीज जो है वो एपीएल अपोलो से जो है वो बहुत ज़्यादा बेटर ग्रो कर रही है, क्योंकि पहली जो चीज़ है कि जेटीएल का जो बेस है वो बहुत ज़्यादा छोटा है। अगर आप जेटीएल का बेस एपीएल अपोलो के सेल्स के नंबर से कंपेयर करोगे तो जेटीएल का बेस उस हिसाब से बहुत ज़्यादा छोटा है। साथ साथ जेटीएल के पास ये फ़ायदा है कि इसका बेस छोटा है तो इस कंपनी के अंदर ग्रोथ ज़्यादा देखने मिलेगी, और स्टॉक मार्केट के अंदर वही कंपनीज़ को रिवॉर्ड किया जाता है जिन कंपनीज़ के अंदर ग्रोथ है। तो फ़र्क नहीं पड़ता है आपका बेस छोटा है या ज़्यादा है, क्योंकि अब देखो कि एपीएल अपोलो का जो सेल्स का बेस है वो 18,000 करोड़ के आसपास है, तो उन्हें 18,000 करोड़ को डबल करने के लिए टाइम लगेगा टू 36,000 करोड़, रादर देन जेटीएल के लिए जो कि बहुत ज़्यादा ईजी हो जाता है, जो कि 2 से 4,000 करोड़ तक आराम से जा सकती है। तो ये सारी जो चीज़ें होती है जो कि हमें ध्यान में रखनी पड़ती है कि जब हम दो अलग अलग स्केल की कंपनी को कंपैरिजन करते हैं, क्योंकि हम ऐसी कंपनीज़ का डायरेक्ट कंपैरिजन नहीं कर सकते। अब जेटीएल इंडस्ट्रीज़ की बात करें तो जेटीएल इंडस्ट्रीज़ क्या करती है, ये आपके पाइप्स बनाती है, स्टील पाइप्स, स्टील ट्यूब्स वगैरह बनाती है। और आप सभी को पता है कि इंडिया के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर स्टोरी जो है वो कितने अच्छे से चल रही है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर स्टोरी के अंदर जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह हो रहे हैं, आपको हर जगह पाइप्स लगती है, स्टील पाइप्स लगती है, स्टील ट्यूब्स लगती है, कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के अंदर। और जेटीएल का जो है इंडिया के अंदर अच्छा खासा प्रेजेंस है, इसके साथ इनका ग्लोबल प्रेजेंस भी है। इसलिए जेटीएल की जो सेल्स है, आपकी एक्सपोर्ट सेल्स, वो भी कॉन्स्टेंटली इंक्रीज होते जा रही है। अगर आप जेटीएल के मैनेजमेंट की गाइडेंस की बात करो तो जेटीएल के मैनेजमेंट ने अच्छा खासा गाइडेंस दे दिया था। इन्होंने बोला था कि हम हमारे जो टॉप लाइन है, जो कि आपका सेल्स का नंबर है, 40% से इंक्रीज करेंगे। अब इन्होंने 30 to 35% से इंक्रीज करेंगे। इनका ये भी प्लान था कि इनके जो वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स है उस पे ये इनका जो प्रोडक्ट मिक्स है, वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स को ये अपने प्रोडक्ट्स के अंदर 40% पे लेके चल जाएंगे। लेकिन अब तक इनका जो वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स है वो 40% पे गया नहीं है, कुछ 28-29% के आसपास ही है। बट एक्सपेक्टेशंस ये है कि FY25 तक ये 40% पे चले जाए। फिर उसके बाद बात करें तो इनका एम भी ये है कि ये अभी 1 मिलियन मेट्रिक टन्स पर एनम का जो है इस बार प्रोडक्शन करे बाय द एंड ऑफ H1 FY25। इसके साथ साथ कंपनी ने जो है ग्रोथ के भी गाइडेंस अच्छे दिए हुए हैं। बट अब देखते हैं कि जेटीएल का एक्चुअली रिजल्ट क्या आया। Q1 का रिजल्ट का जो वीडियो है वो हमने पहले ही बनाकर रखा है, तो आप चैनल पे जाके जेटीएल इंडस्ट्री सर्च कर लेना और मेरा नाम लिख देना आगे आयुष मेहता, तो उस पर भी आपको वीडियो दिख जाएगा। इसके साथ साथ उस वीडियो के अंदर हमने जेटीएल का जो है बिजनेस मॉडल का भी प्रॉपर डिस्कशन किया हुआ है, तो वो भी आप जाके चेक कर लेना। बाकी अगर बिजनेस सेल्स की वॉल्यूम की बात करें तो अब ये जो पाइप कंपनीज होती है, आपकी जो जेटीएल और अपोलो जैसी कंपनीज होती है, इन कंपनी के अंदर वॉल्यूम ग्रोथ सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। आपकी पाइप कंपनीज हो गई, पेंट कंपनीज के साथ भी आपका सेम सीन रहता है। पेंट भी आपको इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह प्रोजेक्ट्स हो रहे हैं, रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स हो रहे हैं, उसके अंदर लगता है। पॉलीकैप जैसी जो वायर वाली कंपनीज होती है, जैसे कि पॉलीकैप, KEI, डायनामिक केबल्स वगैरह, यूनिवर्सल केबल्स, ऐसी कुछ वायर वाली कंपनीज होती है, वहाँ भी सेम चीज़ होती है कि वॉल्यूम ग्रोथ जो है आपको ज़्यादा ट्रैक करनी पड़ती है। तो आप जेटीएल में देखोगे तो जेटीएल के अंदर 26% से जो है इस कंपनी ने अपने वॉल्यूम्स को ग्रो किया है। सेल्स का नंबर इतना ज़्यादा अच्छा देखने नहीं मिला है। सेल्स का जो नंबर है कुछ 25-26% के आसपास ही चले गया है। मतलब इस कंपनी का जो वॉल्यूम ग्रोथ है और वैल्यू ग्रोथ है वो दोनों सेम है, ज़्यादा डिफरेंस नहीं है कंपनी के वॉल्यूम और वैल्यू ग्रोथ के अंदर, जो कि एक पॉजिटिव बात है। अब कंपनी ने रिसेंटली अपने जो एक्सपोर्ट्स है उसकी जो सेल्स का वॉल्यूम है वो इंक्रीज़ कर दिया है। एक्सपोर्ट अभी 9.13% को कंट्रीब्यूट कर रहा है टोटल। आपके पहले के एक्सपोर्ट्स को अगर आप कंपेयर करोगे तो एक्सपोर्ट जो है वो अभी टोटल सेल्स के अंदर 9.13% का जो है वो कंट्रीब्यूशन कर रहा है। अब जेटीएल ने रिसेंटली कुछ टाइम पहले ही नभा स्टील्स एंड मेटल्स इस कंपनी को एक्वायर किया था, और इनके बहुत अच्छे प्लान्स थे इस कंपनी को रिलेटेड। तो अब ये जो कंपनी है वो Q1 FY25 के अंदर ऑपरेशनल हो गई थी। पिछले साल नभा से इनको कुछ 10,000 करोड़ के आसपास का सेल आया था। 10,000 करोड़, सॉरी, आपका 1,000 करोड़ के आसपास का सेल आया था। वो नंबर्स में इतना कन्फ्यूजन है, यहाँ एक तो ये मिलियंस में नंबर दे देते और डिस्कशन हम करते क्रोर्स के अंदर, तो वो थोड़ा बहुत कन्फ्यूजन हो जाता है। और इस बार Q2 FY25 के अंदर इसको नभा से जो है 12,000, हाँ, आपका 12,766 के आसपास का जो है वो चेंज आया है। कंपनी के जो सेल्स वॉल्यूम है उसके अंदर हमें 25-26% का, 23 to 26% के आसपास का सेल्स ग्रोथ देखने मिलता है। कंपनी ने जो है एग्जैक्ट नंबर प्रोवाइड नहीं किया गया है। और इसके अगर आप वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स देखोगे, वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स आपके पाइप कंपनी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि आपके वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स अगर इंक्रीज़ हो जाते हैं तो आपके बिजनेस के अंदर जो मार्जिन है, प्रॉफिटेबिलिटी है, वो भी इंक्रीज़ हो जाती है। और ये सब चीज़ें इंक्रीज़ होने लगती है तो आपका EPS भी इंक्रीज़ होने लगता है, जो कि आपकी कंपनी के लिए पॉजिटिव बात है। तो जैसे ही EPS इंक्रीज़ होता है, शेयर होल्डर्स भी पैसे बनाते हैं, और शेयर होल्डर्स भी पैसे बनाते हैं तो आपका बिजनेस भी पैसे बनाता है उसके साथ साथ। और ये दोनों चीज़ें कॉन्स्टेंटली साथ में होती रहती है और स्टॉक प्राइस भी जो है ऊपर जाना चालू कर देता है। तो
इस कंपनी का वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स का जो आप मिक्स देखोगे तो वो थोड़ा ज़्यादा हमें रिडक्शन देखने मिला है H1 FY24 और H1 FY25 के अंदर भी, और इसके साथ साथ FY24 के अगर हम Q2 के रिजल्ट्स कंपेयर करें 24 और 25 के, तो उसके अंदर भी हमें थोड़ा बहुत रिडक्शन देखने मिला है, जो कि इतनी पॉजिटिव बात नहीं है। अगर आप इनका वॉल्यूम ग्रोथ देखोगे तो वॉल्यूम ग्रोथ का जो नंबर है वो बहुत ज़्यादा अच्छा है। अब नभा स्टील्स के अंदर से इन्होंने जो जो एक्सपेक्टेशंस रखी थी वो एक्सपेक्टेशन जो है वो फुलफिल हो रही है। अब टारगेट देखते हैं कि इनका जो गाइडेंस था 30 to 35% ग्रो करने का, उतना तो ग्रोथ हुआ नहीं है। ग्रोथ कुछ 23 से 26% के बीच में ही ग्रोथ हुआ है, जो कि एक अच्छा नंबर नहीं है मेरे हिसाब से, क्योंकि आपने जो गाइडेंस है वो ज़्यादा की दी थी। बट देखते हैं कि अगर इन्होंने जो भी गाइडेंस दी थी वो ऑल ओवर ईयर की दी थी, तो अब देखते हैं कि ऑल ओवर द ईयर इस कंपनी का परफॉर्मेंस कैसा रहता है, तो उस हिसाब से हम डिसीजन ले सकते हैं। अभी तो JTL इंडस्ट्री जो है वो मुझे ठीक ठाक ही लगती है, कोई बहुत ज़्यादा एकदम अट्रैक्टिव सी कंपनी नहीं लगती है। ग्रो कर रही है कंपनी, लेकिन जितना ज़्यादा गाइडेंस दी थी उतने फास्ट पेस पे ग्रो नहीं कर रही है। फिर हम APL अपोलो ट्यूब्स की बात कर लेते हैं। APL अपोलो ट्यूब्स का भी वही आपका पाइप वाला बिजनेस है। APL अपोलो ट्यूब्स के अंदर हमें अच्छा खासा वॉल्यूम ग्रोथ देखने मिला है। अगर आप देखोगे तो इनका वॉल्यूम, सेल्स का जो वॉल्यूम है वो 12% ईयर ऑन ईयर से इंक्रीज़ हुआ है, और टोटल इनका जो वॉल्यूम ग्रोथ है H1 के लिए वो 11% से इंक्रीज़ हुआ है। तो APL अपोलो के अंदर आपको वॉल्यूम ग्रोथ अगर आप देखोगे तो JTL से ऑब्वियसली कम दिखेगा, क्योंकि APL अपोलो का बेस बड़ा है, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया। लेकिन मुझे APL अपोलो से आप कंपेयर करोगे तो JTL इंडस्ट्रीज ज़्यादा अट्रैक्टिव बेट लगेगी अगर आपकी रिस्क एपिटाइट ज़्यादा है तो। अब ये क्यों लग रही है, क्योंकि JTL इंडस्ट्रीज़ का जो मार्केट कैप है वो भी कम है, इससे 10 टाइम्स छोटी कंपनी है। ग्रो जो है JTL इंडस्ट्रीज पास कर रही है, बट मैनेजमेंट ने जो गाइडेंस दिया है उस हिसाब से कंपनी जो है वो ग्रो नहीं कर रही है, ये एक नेगेटिव पार्ट लगता है। बट देखते हैं कि टोटल FY25 का जो है उसके अंदर JTL इंडस्ट्रीज कैसा परफॉर्म करती है। अपोलो ट्यूब्स के अंदर एक और चीज़ मुझे जो कि बहुत एडवांटेजेस लगती है इस कंपनी के बारे में, कि इस कंपनी के अंदर जो वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स है अपोलो के अंदर वो बहुत ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू आपकी JTL इंडस्ट्रीज़, तो ये एक पॉजिटिव बात हो जाती है। और आप सभी को पता है कि कमर्शियल इंफ्रास्ट्रक्चर का मार्केट भी इंक्रीज़ हो रहा है, हाउसिंग का मार्केट भी इंक्रीज़ हो रहा है, तो स्टील ट्यूब का भी जो यूजेस है वो भी इंक्रीज़ हो रहा है। तो जहाँ आपकी GDP के अंदर ग्रोथ आएगी 7% की, वहाँ उस जगह पे इनके अंदर ये जो इंडस्ट्री है स्टील इंडस्ट्री के अंदर वो कुछ 12 to 13% की एक्सपेक्टेशन है FY24 के अंदर, तो ये एक पॉजिटिव बात है। तो फिर आप दोनों कंपनीज़ को कंपेयर करोगे तो मुझे JTL ज़्यादा अट्रैक्टिव लगती है। बट मैंने आपको JTL के नेगेटिव्स भी बता दिया कि भाई जो प्रॉमिस किया था उस तरीके से हमें जो है वो सेल देखने नहीं मिल रही है कंपनी के अंदर। बाकी इस Q2 रिजल्ट्स के पहले वीडियो के अंदर इतना ही था। बेसिकली ये जो है हमने पहला वीडियो बनाया Q2 रिजल्ट्स के ऊपर। अभी रिजल्ट जो है वो आना चालू हुए। पहले जो दो कंपनीज़ के रिजल्ट्स पढ़े, मैंने इन दोनों ही कंपनी के रिजल्ट्स पढ़े और मैंने सोचा कि एक वीडियो के अंदर ही दोनों को कंबाइन कर बना दूँ। तो बाकी इस वीडियो को बस इतना ही रखते। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना, कंटेंट अच्छा लगा तो चैनल सब्सक्राइब कर देना। दैट्स इट, थैंक यू फॉर वॉचिंग। और एक और बात, ये कंपनीज़ के अंदर हमने आपके ये जो वीडियो के अंदर हमने जो भी कंपनीज़ की बात की, ये कोई इन्वेस्टमेंट रिकमेंडेशन नहीं है, ये कोई स्टॉक रिकमेंडेशन नहीं है। इसका मेन पर्पज़ यही था कि आपको क्वार्टरली रिजल्ट्स कन्वे किया जाए, कंपनी का बिजनेस मॉडल समझाया जाए और कंपनी के जो है प्रॉपर एनालिसिस आपके सामने की जाए विदाउट एनी बायस्ड व्यू। तो बस इस वीडियो का जो पर्पज़ है वो इतना ही था। तो छोटे बच्चों जैसे जाकर सीधा जाके स्टॉक्स परचेस मत कर लेना, इसे इन्वेस्टमेंट एडवाइस मत ले लेना। दैट्स इट, थैंक यू फॉर वॉचिंग।